शहर में रहने वाले लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि अगर हमें दर्द हो रहा है, हमें जुकाम है, जैसे ही कुछ होता है उसकी दवाई ले लो। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो पता नहीं इंटेस्टाइन्स में कितना प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इन्फेक्शंस कम हो जाए, और हम उन्हीं बैक्टीरियाज को फिर एंटीबायोटिक्स देके वॉश आउट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स तो तब लेनी चाहिए जब जान पे बना है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वायरल होते हैं और उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, वो केवल हमें नुकसान करते हैं। तो एक बहुत पुरानी बात हमने सुनी थी, अगर आप दवाई लेंगे तो आप एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे। नाभि शिक्षा क्या है? ये नाभि एक बहुत डीप साइंस है। इसका वर्णन वेदों में, निषद में और सुश्रुत संहिता, इन सब में बहुत जिक्र है। नाभि से ही हमारी सृष्टि और हमारा शरीर बना है। माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा सारा शरीर बनना शुरू हुआ। जब पूरा शरीर बन गया और डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो नाभि को काट दिया गया। अब ये कहा गया कि अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी नाभि से सारा शरीर के कनेक्शंस वहीं से शुरू होते हैं। 72,000 चैनल्स वहीं से जा रहे हैं। IBS क्या होता है सर? IBS का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उन सिम्टम्स में होता है कि या तो पेट जल्दी जल्दी चलने लगेगा, डायरिया हो जाएगा या कब्ज हो जाएगा। इसमें कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है। इरिटेशन किसी खाने की चीज़ से हो सकता है। कई सारी चीज़ें खाने में ऐसी होती हैं जो इंटेस्टाइन को इरिटेट करती हैं, और इसमें तेज मिर्च मसाले भी आ गया। अगर आपको मिल्क टॉलरेट नहीं हो रहा तो लैक्टोज भी आ गया। लेकिन उससे ज़्यादा ये है मन। जब आप इरिटेटेड हैं तो इंटेस्टाइन भी इरिटेट होंगे। पुरानी कहावत है, मात भारी तो आत भारी। रेस्ट एंड रिकवरी आर नॉट लग्जरी फॉर एन एम्बिशियस पर्सन, इट्स अ नेसेसिटी। और एक और चीज़ है जो आजकल All right, everybody, welcome to India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anshul। आप सभी का स्वागत है to another अत्यंत मज़ेदार मेडिकल कॉन्वर्सेशन। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इंडियाज़ लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड अ गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज जैन, जिनसे हमने जाना कि कैसे हमारा गट हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन्स में से एक है, जो डिटरमाइन करता है हमारा इम्यूनिटी, हमारा वेट गेन, इनफैक्ट हमारा मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस भी। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी या गट हेल्थ से संबंधित कोई भी इशू या प्रॉब्लम रहता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। ऑल्सो डॉक्टर नीरज जैन इज़ एन ऑथर कम ट्रांसलेटर ऑफ अ बुक कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ नेवल एंड साइंस ऑफ हेल्थ। इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे आप बिना किसी दवाई के नाड़ी शिक्षा विज्ञान के थ्रू अपने गट हेल्थ और बाकी सारी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। ये एपिसोड एक सीक्वल एपिसोड है टू आवर फर्स्ट एपिसोड, जो कि हमने किया था स्वामी अप्रोक्षानंद द्वारा। माननीय सम्माननीय स्वामी अप्रोक्षानंद महाराज इस विद्या के महारथी हैं, और ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो तब की जाती थी जब मॉडर्न मेडिकल साइंस आई नहीं थी, डेवलप नहीं हुई थी। उससे पहले लोग अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करते थे, ये विद्या उसके बारे में है। और डॉक्टर नीरज जैन हमें इस विद्या का एक डॉक्टर पर्सपेक्टिव पे बात करने वाले हैं, एक मॉडर्न मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव देने वाले हैं इस विद्या के बारे में, क्योंकि वो खुद भी इस विद्या के मास्टर रह चुके हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो इस कॉन्वर्सेशन में हमने गट हेल्थ और नाड़ी शिक्षा विज्ञान दोनों को इंटायरली डिटेल में कवर किया है। मैं ये बात जानती हूँ कि पॉडकास्ट काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशंस होती हैं और काफ़ी सारे लोग इसे एंड तक नहीं सुन पाते, मगर मैं स्टार्टिंग में ही आपसे अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल और बेनिफिशियल होने वाली है आप सबके लिए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे ब्रेक्स लेकर ही सही, आप इस कॉन्वर्सेशन को एंड तक ज़रूर सुनिए। सो प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली पावरफुल एपिसोड। ऑल राइट, डॉक्टर नीरज जैन, वेलकम ऑन होकस पोकस विद आंचल। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। Good to see you here. Before we actually begin with the whole conversation, मैंने ये नोटिस किया है और मेरे ये इस भाग्य भी रहा है कि मैंने बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ इस पॉडकास्ट पे बात की। तो मैंने सडनली ये बात करके रियलाइज़ की कि सब ने बोला कि अब इस जनरेशन में हेल्थ को लेकर एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस, इंट्रीगनेस, इंटरेस्ट और जागरूकता है। आप इस बात से अग्री करते हो? बखूबी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि लोग इस टाइम ज़्यादा जागरूक हैं अपनी हेल्थ के प्रति, लेकिन वो जानना तो चाहते हैं कि बीमारी क्या है, उसका इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा वो
कार्यरत नहीं है कि मेहनत करें, लेकिन हाँ जानना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत करवाते हैं अपने। तो ये बात कहना सही रहेगा कि सबको सब कुछ पता है मगर हम कर नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात है, वो जानना चाहते हैं लेकिन जानने के बाद वो कुछ उसके लिए करते नहीं हैं, वो एक अफसोस की बात है। हाँ। ठीक है, मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरा इंटेंशन बिहाइंड दिस होल कॉन्वर्सेशन इज डेफिनेटली ए टू ब्रिंग अवेयरनेस, बी टू गिव अ फ्री कंसल्टेशन टू आवर पॉडकास्ट लिसनर्स एंड व्यूअर्स। ठीक है, तो आप एक गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट हो, मतलब आप एक गट हेल्थ एक्सपर्ट हो। अगर आप इसे लेमैन्स टर्म में एक्सप्लेन करो तो आपका काम क्या रहता है? जितनी भी पेट संबंधी बीमारियां हैं जी। उसमें आते हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। तो उसमें भूख लगना ना लगना, पाचन क्रिया कैसी है, वज़न घट रहा है बढ़ रहा है, एसिडिटी है, डकारे हैं, पेट फूल रहा है, ये सारे सिम्टम्स लेके जनरली लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो इसी के संबंध में हम उनको गाइड करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को बाहर का खाना खाने का शौक़ होता है, तो उल्टी दस्त लगना एक बहुत आम बात है। उसके साथ कभी कभी बुखार भी हो जाता है, इन्फेक्शन गंभीर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। आमतौर पे तो वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है जो समय के साथ ठीक भी हो जाती है। तो आम प्रॉब्लम्स यही होती हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है अभी तक जब हम गट के बारे में सोचते हैं या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सोचते हैं तो एक लेमैन के दिमाग में पेट आता है सिर्फ, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट गट तो गट में क्या क्या ये सारी चीज़ें आती है, सिर्फ पेट नहीं आता है। सिर्फ पेट खराब डॉक्टर नहीं हो आप, यू डील विद इंटायरली ऑल दीज थिंग्स। गट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गन और उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। खाना उसको स्टोर करना, फिर उसको पचाना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, फिर उसका मल बनाना, हेल्दी स्टूल बनाना, ये सब गट का काम है जो कि 25 फुट की हाथ है, अपने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करती है। और उसको सहयोग देने के लिए पैनक्रियाज हैं, लिवर हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। तो गट के अंदर फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके बैक्टीरिया। आजकल बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज बढ़ती जा रही है और सब लोग गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के बारे में जानने लगे हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि लोग प्रोबायोटिक, कर्ड, योगर्ट ये खाने लगे हैं इन दी होप कि उससे उनका बैक्टीरिया काउंट अच्छा रहेगा। तो ये एक अवेयरनेस एक अच्छी आई है, लेकिन जब वो साथ में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो कई हफ्तों और महीनों के लिए उनके गट बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और जब तक वो उसको रिस्टोर करते हैं उसके बाद एक कोर्स एंटीबायोटिक्स का फिर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सोसाइटी में कि एंटीबायोटिक्स का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा है। और बच्चों में तो और भी ज़्यादा है, बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनके गले खांसी बुखार होते रहते हैं और हर बार उनको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। कोई चांस नहीं लेना चाहता, बच्चा है, बिगड़ गया, निमोनिया हो गया, डेथ हो गई तो क्या करेंगे, इसलिए एकदम से ही एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा आज शुरू से ही एंटीबायोटिक्स खा के उसके गट बैक्टीरिया तो जब तक वो स्कूल पहुँचेगा बचेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि गट बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हुए भी उसकी रक्षा कैसे करें। हमारी कंडीशनिंग में अब जब मुझे नहीं पता, एटलीस्ट शहर में रहने वाले लोगों की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि अगर हमें दर्द हो रहा है, हमें ज़ुकाम है, हमें खांसी है, तो जैसे ही कुछ होता है उसकी दवाई ले लो, कुछ भी होता है उसकी दवाई ले लो। ये कंडीशनिंग हमारी एक बन गई है, ये अनसेड थिंग है कि अच्छा सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ले लो। मैंने एक स्टडी, एक रिसर्च देखी थी कि एक ट्राइब है हड्जा ट्राइब, जो कि तंजानिया की ट्राइब है और वो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट इज़ लाइक इंटायर फॉरेस्ट उनका मेन्यू है। वो वहाँ पे जो देखेंगे वही खा लेंगे, वहाँ नट्स हैं, वहाँ फ्रूट्स हैं, वहाँ प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सब खाते हैं। एंड उन्हें वो हंट करके एनिमल्स भी खाते हैं, बट उनको हंट करने में एक महीना या फिर डेढ़ महीना लग जाता है। तब तक वो सिर्फ वेजिटेरियन या फिर प्लांट्स बेस्ड डाइट ही लेते हैं। तो जब ये बात देखी गई कि जो ट्राइबल हैं, जो एक्चुअली में अभी तक उनकी कल्चर रिजर्व है, अगर हम उन्हें कंपेयर करें एक नॉर्मल सिटीज़न से जो शहर में रहता है, उनके बैक्टीरिया में और उनके गट हेल्थ में बहुत फ़र्क है। हड्जा ट्राइब के और एक नॉर्मल सिटीज़न के बैक्टीरिया में बहुत इतना फ़र्क है कि एक उनके पास 1600 गुड बैक्टीरियाज़ का काउंट है, वेरएज़ एक नॉर्मल एवरेज
सिटी में रहने वाले इंसान के पास 1200 गुड बैक्टीरिया का काउंट है, इसका मतलब 400 गुड बैक्टीरिया की स्पीशीज़ ऑलरेडी वॉश आउट हो चुकी है जो हमारे पास नहीं है। तो डेफिनेटली उसका हमें लॉस होगा। वो शायद हमें वो उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती होगी, कुछ चीज़ों से जो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि स्पीशीज़ जो हैं, हर एक स्पीशीज़ कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो अगर हमने 400 स्पीशीज़ को अपनी गट में से गायब कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, तो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जैसे इम्यूनिटी है, तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें या तो हमारे को इन्फेक्शन जल्दी होंगे या हमको कई चीज़ों के अगेंस्ट रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब रिएक्शंस में आजकल कहने को हम डायग्नोज कर रहे हैं काफ़ी सारे केसेस जिनको सीलिएक डिजीज़ यानी कि व्हीट से एलर्जी है, व्हीट एलर्जी, या हम मिल्क से एलर्जी डायग्नोज कर रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये दो चीज़ें हमारे को ऐसा लगता है कि पहले भी रहती होंगी और आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं, या ये ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि हम डायग्नोज कर रहे हैं बेशक से, लेकिन उसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो वो हो सकता है हमारी कुछ मदद कर रहे हों, क्योंकि टोटल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में करीब करीब 3 ट्रिलियन से ज़्यादा होते हैं। उन 3 ट्रिलियन में बैक्टीरियल स्पीशीज़ आपने बताया कि 1600 उन ट्राइब्स में हैं और शहर वालों में 1200 हैं, तो वी हैव लॉस्ट आउट ऑन 400 स्पीशीज़ और हर एक स्पीशीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब गट के अंदर एक इकोलाई बैक्टीरिया है, वेरी कॉमन, और लैब्स में इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके उससे इंसुलिन तैयार की जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो पता नहीं इंटेस्टाइन्स में कितना प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को मजबूत कर रहे हैं जिससे कि हमारी इन्फेक्शंस कम हो जाए, और हम उन्हीं बैक्टीरियाज को फिर एंटीबायोटिक्स देके वॉश आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स तो तब लेनी चाहिए जब जान पे बना है, उससे पहले ये नहीं कि हम केमिस्ट के पास गए, उसने कहा कि एक गोली ये खा लो 10 ठीक हो जाएंगे, आपको खांसी हो रही है एक गोली ये खा लो उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वायरल होते हैं और उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, वो केवल हमें नुकसान करते हैं। और जैसे आपने कहा सम्मोहन है कि हम माइंड में सोचते हैं कि इससे हम बच जाएंगे, इससे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो एक बहुत पुरानी बात हमने सुनी थी, अगर आप दवाई लेंगे तो आप एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे। तो वो वाली बात है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और नेचुरल वे में अपने को ठीक करना चाहिए। ठीक है, मगर जैसे आपने बोला कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, एक्सेप्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जब डायरिया हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है या कोल्ड हो रहा है या फिर जिन भी चीज़ों के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो अब में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हम उस कंडीशनिंग को तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो शरीर के ऊपर मुसीबत आई है उससे बचने के लिए हमें एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सोचना चाहिए। अगर पानी की कमी हो रही है तो पानी की पूर्ति करें, ठीक है, तो उसमें बुखार में हेल्प मिलेगी, डायरिया में हेल्प मिलेगी। अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है, हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो ठीक है, एडमिट होकर इंट्रावीनस फ्लूइड्स लगा सकते हैं। तो मेन हमारा इशू है कि हमें अपना फ्लूइड रिस्टोर करना है। फ्लूइड रिस्टोर करते ही हमारा बॉडी काफ़ी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा। अब बॉडी 70% पानी का बना हुआ है, ठीक है, अधिकतर लोग उस हिसाब से पानी भी नहीं पीते हैं, तो वैसे ही उनका पानी कम होता है। और जब ऐसी कोई दुविधा आ जाती है कि फीवर हो गया या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई, उनका पानी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि फिर उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो पानी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम अपने को रिस्टोर कर सकें। जब वो हमने रिस्टोर कर लिया तो हम देखेंगे हमारी आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो रही है। बुखार का मैंने अक्सर देखा है कि तीसरे दिन ही बुखार उतरना शुरू हो जाता है अगर हम पानी पीते रहें या पट्टी रख लें, ठंडी पट्टी, और पट्टी कहीं भी रख सकते हैं, माथे पे रखें, हाथों में रखें, तलुए पे रखें, पेट पे रखें, कहीं भी रख सकते हैं। तो उससे ही हमारा बुखार उतरना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी रेजिस्टेंस अपना काम शुरू करती है और बीमारी को ठीक कर देती है। उसकी विपरीत आप देखिए कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अब हमारी इम्यूनिटी तो रेस्ट कर रही है, वो कुछ नहीं काम करेगी। इम्यूनिटी को रेस्ट मिल गया, वो तो कुछ ही नहीं करेगी। जो भी काम है एंटीबायोटिक्स ने कर दिया, तो हमारी इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप ही नहीं होगी और वो अगली बार जब इन्फेक्शन होगा तो हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं करेगी। तो हमें बेहतर ये सब करना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप होने दें। एंटीबायोटिक्स का विचार बाद में करेंगे जब जान पे बनाएगी। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, करनी है, सोच सोच के करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करनी है, कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं वो बहुत नुकसान कर रहा है।
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पानी से ही हम हाफ ऑफ द बीमारी ठीक कर सकते हैं, पानी से ही चल जाएगा काम? 70% शरीर पानी का बना हुआ है, तो पानी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज और सॉल्ट का नंबर आता है। तो जहाँ हमें लग रहा है कि सॉल्ट्स की कमी हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। अगर हम मुँह से ले सकते हैं तो शिकंजी बना के ले लिया, या ORS का घोल बना के ले लिया, और अगर उल्टी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो इंट्रावीनस ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोसैलाइन, रिंगर्स लैक्टेट, ये सब हम फ्लूइड दे सकते हैं। तो पानी के साथ साथ हमने इसमें कुछ एनर्जी भी पहुंच जाएगी, सॉल्ट्स भी पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो मेन एम था कि इनिशियल ट्रीटमेंट जो हम गोलियों से कर रहे थे, उसके बजाय हम पानी से, ग्लूकोज से और सॉल्ट से कर सकते हैं। गॉट दैट। आपने अभी इम्यूनिटी की बात की थी और मेरे इससे एक इंसिडेंट याद आया। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एक पार्क में ऐसे ही खेलने गई, वॉक करने के लिए। तो मैं प्लान करके नहीं गई थी कि मेरे को खेलने जाना है, तो कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी खेल लूँ आपके साथ। उन्होंने कहा आप खेल लो। तो ऑब्वियसली मैं प्लान करके नहीं गई, चप्पलों में गई थी। तो मैंने ना अपनी चप्पलें उतारी और मैंने कहा चलो ग्रास पे यूँ ही खेल लेते हैं। और उन बच्चों ने मुझे कहा अरे दीदी चप्पल मत उतारो, ये डर्ट, ये मड अनहाइजीनिक होती है। एंड आई वाज लाइक ओ, ये मतलब मेरा एक्सपोजर टू द यंग किड्स तब हुआ कि आई वाज लाइक कि कितना ज़्यादा गैप आ गया है हमारी अपब्रिंगिंग और इनकी अपब्रिंगिंग में, कि इनको ग्रास पर खेलने से या बाहर अपने बेयर फुट चलने से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये कंडीशनिंग अब जो आने वाली जनरेशन की हो रही है, जहाँ तक मैं अवेयर हूँ, वो ग्राउंडिंग का पार्ट है। डर्ट में अगर बैड बैक्टीरिया होते हैं तो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर हमें वो बैड बैक्टीरिया भी नहीं मिलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ना नहीं सीखेगी, और अगर नहीं लड़ पाएगी तो हमारी इम्यूनिटी आगे कैसे बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। तो तब मेरे लिए एक मेजर शॉक था ये कि आपका क्या इस चीज़ पे टेक है? आप भी एक्सपीरियंस करते हो ऐसे केसेस? बिल्कुल करते हैं। और आप जितने भी टेलीविज़न एड्स आजकल देखेंगे, उसके ऊपर सोप के एड्स आते हैं और डिटर्जेंट्स के आते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स के आते हैं। वो सब यही बता रहे हैं कि सब जगह बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, आपकी स्किन के ऊपर, आपके बर्तनों में, आपके कपड़ों में, उन सबको मार दीजिए। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है। जहाँ तक रहा सवाल इम्यूनिटी का, जब से इंसान पैदा होता है और जब तक मरता है, उसको करीब करीब 1 लाख एंटीजन्स विच कैन बी केमिकल्स, विच कैन बी वायरसेस, बैक्टीरिया, उसको ज़िंदगी में मिलेंगे। और वो उन 1 लाख के विपरीत अपने एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अब इन बच्चों को शायद 1 लाख नहीं मिल पाएंगे क्योंकि शुरू से अवॉइड कर रहे हैं। तो ये जब इनको मिलेंगे जिस दिन, उस दिन इनको बहुत ज़्यादा बीमारी झेलनी पड़ेगी। तो एक आप वैक्सीन लगाते हैं जी, तो वैक्सीन में आप डेड वायरस यूज़ करते हैं। अच्छा। उस डेड वायरस का जो प्रोटीन होता है दैट मिमिक्स दी वायरस, और बॉडी उसी को पहचान के एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब जब आपको एक्चुअल इन्फेक्शन मिलता है, जैसे हेपेटाइटिस ए या ई का इन्फेक्शन हो जाए, तो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो है बॉडी में गया, हेपेटाइटिस हुई, लेकिन उसके बाद आपको ज़िंदगी भर ये हेपेटाइटिस दोबारा नहीं होगी। तो एक तरह से आपकी इम्यूनिटी हो गई। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट तो खैर वैक्सीन है, आप लगा सकते हैं। ई की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन सब चीज़ों की वैक्सीन तो नहीं बना सकते। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको झेल के उनकी अपने आप ही वैक्सीन बनानी है, अपने आप ही इम्यूनिटी डेवलप करनी है, और वो समय के साथ हो जाएगा। अगर आपका जीवन संतुलित है, नियमित है, आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो आपका पोषण अच्छे होने से आपकी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप हो जाएगी। अगर आप एंटीबायोटिक्स के भरोसे रहे तो धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी बहुत कम रह जाएगी, और बड़ा इन्फेक्शन आने पे आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो मतलब इतना अपने आप को सेव करके भी नहीं चलना है। मुझे आपके एग्जांपल से वो बात मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं वो उतना स्ट्रांग बनता है। अगर स्ट्रगल नहीं होंगे, अगर आप सब कुछ पैम्परिंग ही आपकी चलती रहेगी और आपके ऊपर छोटी सी भी बीमारी आई तो आप शायद उसको ले ना पाओ। बिल्कुल, लिविंग इनसाइड अ बबल इज़ नॉट वेरी गुड। बबल के अंदर आप रह रहे हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन अगर आता रहे, आप उसको झेलते रहें, तब ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। ये वाली बात आप पेरेंट्स को कैसे कहोगे? पहले तो शुरुआत हम इसी से करेंगे कि भाई एंटीबायोटिक्स इतने मत खिलाओ। और ये है कि ज़रा सा भी चोट लग जाए तो ये नहीं कि आप उसमें एंटीसेप्टिक्स लगा रहे हैं, उसको पानी से धो दीजिए, काफ़ी है।
और चोट लग गई है तो आप उस पर कोई मल्हम लगा दीजिए, लेकिन हर बार एंटीसेप्टिक लोकल लगाएं या एंटीबायोटिक्स खिलाएं, वो ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनको घर से बाहर निकलने दें, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो होने दीजिए, अपना आएंगे घर पे, गर्म पानी पियेंगे, गरारे करेंगे, उसी से काफ़ी ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन अगली बार उनको वायरस इतनी जल्दी नहीं पकड़ेगा। और वायरसेस तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कई बार एक वायरस से अगर आपको इम्यूनिटी मिलती है तो कई और वायरसेस से भी मिल जाती है, फिर एक नया वायरस आता है, उससे फिर आपको नई इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी, तो ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें हर बार हम एंटीबायोटिक्स खाएँ वो भी ठीक नहीं है। ये मुझे मोमेंट लेना है टू एक्चुअली थैंक यू कि मैं ऋषिकेश आपकी वजह से गई। ऋषिकेश की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है और मैं बार बार ऋषिकेश का जिक्र अपने पॉडकास्ट में करती रहती हूँ, मगर मैं 2.5-3 साल से अपनी लेग की पैरालिसिस से या फिर जो भी इंजरी से गुज़र रही थी। और फिर आपने और डॉक्टर अक्षय, आपके बेटे ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, भैया ने प्रिस्क्राइब किया कि आप ऋषिकेश आश्रम जाओ। जब आपने मुझे प्रिस्क्राइब किया तो एज अ लेमैन मेरे दिमाग में भी यही था कि कोई स्वामी, कोई बाबा मुझे कैसे ठीक करेगा जब वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स ने मेरा ट्रीटमेंट किया है और मैं ठीक नहीं हुई। देन आपने मुझे कहा कि लीप ऑफ फेथ लीजिए, आप सब जगह ट्राई करके देख चुके हैं, वहाँ जाकर देखिए। डाइजेशन से मैं इस बात पे आ रही हूँ कि स्वामी जी का हमने पॉडकास्ट रिलीज़ भी किया था। स्वामी जी नाड़ी शिक्षा विज्ञान के महारथी हैं, वो ये सिखाते हैं। ऑडियंस के रेफरेंस के लिए मैं नहीं, आप बताओगे कि नाभि शिक्षा क्या है? नाभि एक रहस्य था मेरे लिए, और जब हमारे पास कोई मरीज़ आके कहता था कि साहब हमारी नाभि डिग गई है, नाभि चढ़ गई है, नाभि उतर गई है, नाभि अपनी जगह से हट गई है, तो हम बड़े ही अंदाज से उसको देखते थे, भैया तुम क्या बात कर रहे हो, ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, ये कोई लोकल बस लोगों का मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप आइए हम आपको देखते हैं, फिर आपको बताएंगे बीमारी कैसे ठीक होगी और बीमारी क्या है। लेकिन जब स्वामी जी से मुलाकात हुई तो मालूम पड़ा कि ये नाभि एक बहुत डीप साइंस है। ओके। ये साइंस है, पहली बात तो ये है, और ये किसी का मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। ठीक है। और इस साइंस के पीछे स्वामी जी की अपनी रिसर्च तो है ही है, उसके अलावा इसका वर्णन वेदों में और उपनिषद में और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन सब में बहुत जिक्र है। और अगर हम रामायण का भी, जो सब लोग जानते हैं, उसका भी जिक्र करें कि ये कहा गया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, तो उसमें आप तीर चलाएंगे तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये एक गुप्त रूप से ये बताया गया कि नाभि जो है लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब स्वामी जी से मिले और हमने इसके बारे में पढ़ना सीखना शुरू करा, तो धीरे धीरे हमें यह ज्ञात हुआ कि वाकई में नाभि से बहुत कुछ हो सकता है। तो नाभि में क्या है कि नाभि से ही हमारी सृष्टि और हमारा शरीर बना है। तो माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारा कांटेक्ट हुआ और उसी से सारा शरीर बनना शुरू हुआ जी। तो जब पूरा शरीर बन गया और डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो नाभि को काट दिया गया जी। अब ये कहा गया कि अब तो नाभि कट गई है, अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी नाभि से सारा शरीर के कनेक्शंस वहीं से शुरू होते हैं। 72,000 चैनल्स वहीं से जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं? तो और ये जो विद्या है उसमें उसी कनेक्शंस को फिर से यूज़ करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो ये बेसिक हम रूट के ऊपर आ गए हैं कि जहाँ से बीमारी शुरू हो रही है हम वहीं से उसको ठीक कर रहे हैं। तो नाभि जो है हमारे शरीर और मन दोनों का केंद्र है। तो नाभि वास्तव में अपनी जगह से हट जाती है, तो उसका लक्षण क्या होता है कि वहाँ पर वो दर्द करेगी या वहाँ पर धड़कन आएगी या वहाँ पर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इस ढंग से ये देखा गया कि अगर हम नाभि का ध्यान करें और उसको ठीक करने को के तरीके सीख लें तो हम बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने आपसे भी कहा कि आप वहाँ जाएंगे, वो आपका नाभि परीक्षण करके बताएंगे कि आप इतने बीमार क्यों हो रहे हैं। और वास्तव में शायद आपका यही अनुभव रहा होगा कि जब उन्होंने नाभि को ठीक करना शुरू करा तो आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती चली गई। तो
जब स्वामी जी आए थे और हमारे पॉडकास्ट का जो थीम था वो यही था कि अपनी सारी बीमारियां ठीक करें थ्रू नाभि। जब कोई इंसान लॉजिकल माइंड के साथ इस बात को सुनता है तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कैसे पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जस्ट थ्रू नाभि। ये एक्सप्लेन कर पाना एक डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट में तो मुश्किल है, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ऑडियंस के रेफरेंस के लिए, 10 दिन के जो ऋषिकेश का कैंप होता है उसमें क्या प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैं गई, मेरे पास कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एकदम क्लीन स्टेट के साथ गई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वहाँ होने क्या वाला है। ये अच्छी बात भी है, बी ये बुरी बात भी है। बी इसलिए कि आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। अब की जनता शायद इतने लीप ऑफ फेथ में रख के ना जाए, क्योंकि मेरी जान पे आई थी, क्योंकि मैं 4 साल अपने अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ डील कर चुकी थी। अब मेरे पास कोई आखिरी ऑप्शन नहीं था, तो मैं एक लीप ऑफ फेथ के साथ गई। मगर आज कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो विलिंग है टू एक्सपेरिमेंट और विलिंग है टू एक्सेप्ट दिस विद्या, समझना चाह रहे हैं, तो उनके रेफरेंस के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सको कि 10 दिन वो उस कैंप में क्या होता है, ताकि वो प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। एक चीज़ मैं आपकी दोहराना चाहूँगा। आपने कहा कि आप कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं गई थी, ये अच्छा भी था बुरा भी था। जी। मेरे साथ समस्या दूसरी थी। अच्छा। मैंने MBBS करा, फिर इंग्लैंड जाके पढ़ाई करी, वहाँ पर MRCP करा, कार्डियोलॉजी पढ़ी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ी। तो मैं मॉडर्न साइंस को बहुत गहरे में पढ़ चुका था, और वहाँ जाके इस विद्या को समझना मेरे लिए बहुत बहुत कठिन था कि मैं कैसे इसको भुलाऊं जो मैंने सीखा है, और इसको कैसे समझूं। तो मुझे काफ़ी सारा समय तो इसी चीज़ में लग गया, और मैं स्वामी जी से यही कहता रहा, क्वेश्चन करता रहा, बहस करता रहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये करा, हमने तो ये देखा है। तो वो बड़ी शांति से कहते थे, कोशिश करो कि उन सबको अपने दिमाग से निकालो और इसको क से शुरू करो, क ख ग से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर काफ़ी स्ट्रगल के साथ फिर यही हुआ कि हमने उसको समझने की कोशिश करी, तो यही समझ में आया कि जब सारी सृष्टि हमारी नाभि से शुरू हुई है तो वहीं से तो ये ठीक भी होनी चाहिए। तो फिर जब हम इसके में अंदर और बढ़े आगे, तो हमने देखा कि इस नाभि को अपने बैलेंस में लाने के लिए पेट को ठीक रखना ज़रूरी है, पेट सफाई हो, खाना पानी हमारा तरीके से हो, पाचन क्रिया ठीक चले, और फिर उसके साथ साथ इसको हम बैलेंस करें तो हमारे कई सारे रोग। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, वो बोले हमारे पेट में यहाँ दर्द हो रहा है। तो जब नाभि देखी तो उनकी नाभि एक तरफ को दर्द कर रही थी, तो वहाँ पे पल्सेशंस भी थे। तो हमने मैनिपुलेशंस करके उसको जैसे ही ठीक करा, तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घुटने में भी तकलीफ थी? बोले हाँ। हमने अब खड़े होकर देखिए, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि जब वो खड़े हुए तो उनके घुटने में दर्द नहीं था। तो नाभि जब एक तरफ खिसकती है तो उस लाइन में काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो आ रहे हैं, जॉइंट्स आ रहे हैं, वो सभी अफेक्ट होते हैं, तो सबके सब ठीक हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बेसिक साइंस है जिसको अगर हम ठीक करते हैं तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में जैसे जैसे आता गया तो इसमें विश्वास बढ़ता गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमने पढ़ा था, सीखा था, उसको हम भूल गए हैं। हम उसका भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस साइंस को भी यूज़ कर रहे हैं और इसको उसके साथ में जोड़ रहे हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर का इलाज है, हार्ट डिजीज़ का इलाज है, साथ में योग बताया जाता है। तो जब योग करते हैं, योगासन करते हैं, तो उस बीमारी में कमी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दें, हार्ट की दवाइयाँ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही नाभि का भी यही है कि हम नाभि को ठीक करते रहें और बाकी दवाइयों पे अपनी निर्भरता कम करते जाएं और जल्दी ठीक हो जाएं, बजाय इसके कि बीमारी लंबी चल जाए, बिगड़ जाए, हम उसको पहले ही ठीक कर लें। तो नाभि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और इसका माइंड से भी लिंक है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको बुरी खबर मिलेगी तो नाभि अपनी जगह से हट जाएगी, आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी तो भी नाभि हट जाएगी, और इतनी ज़्यादा हट सकती है कि वो माइंड को अफेक्ट कर दे, आप पागल हो जाएं, आप बेहोश हो जाएं। तो अब हार्ट अटैक के बारे में तो सभी जानते हैं कि दशरथ को जब बुरी खबर मिली जी, उनको हार्ट अटैक हो गया। अब कोई कहेगी नहीं उनका TMT गड़बड़ होगा, वो उससे पहले घुड़सवारी करके आए थे, शिकार करके आए थे, तो उनका TMT तो नॉर्मल रहा होगा। तो उसके बाद जब उनको एक खबर दी गई कि ऐसा करना है कि आपने बेटे को बनवास दीजिए, तो उनको हार्ट अटैक हो गया।
तो ये नाभि की वजह से ही हुआ कि जैसे ही माइंड ने नाभि पे अटैक करा, उसने अपना हार्ट पे अटैक करके उनको दिल का दौरा दे दिया। तो नाभि से ही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि नाभि से सब चीज़ें हो जाती हैं। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपकी इजाज़त हो तो शेयर करना चाहूँगी। जी। जब मैं ऋषिकेश पहुँची तो पहले दिन कैंप में स्वामी जी ने हमारा व्हाट डू यू कॉल दैट, पल्स डायग्नोसिस करा नहीं, होगा। डायग्नोसिस किया। हाँ। तो पहले दिन स्वामी जी ने हमारा डायग्नोसिस किया पल्स देख के। जी। हाँ। तो अब मेरे को था कि स्टेथोस्कोप नहीं है इनके पास, क्या होगा, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, सबको एक एक करके रूम में बुला रहे थे। एंड देन उन्होंने पल्स देख के जो भी डायग्नोसिस किया, नाभि भी देखी, पल्स भी देखा, दोनों करके डायग्नोसिस किया। और उसके बाद पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिख दी। एंड जब हमको हमारा ही डायग्नोसिस बताया गया तो हमने जाकर स्वामी जी को नहीं बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने सारा डायग्नोसिस खुद किया और वो एक पर्चे पे लिख दिया। और फिर जब हमें बात करने का मौका मिला उनसे तो हमें बताना था हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, बट इससे पहले हम बताएं, स्वामी जी बता रहे थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे लिखा कि तुम्हारे राइट लेग में इशू है, तुम्हें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं क्या। अब जो इंसान मुझसे मिला है उन्होंने मुझे और किसी चीज़ से डिटेक्ट नहीं किया, मुझसे कोई हिस्ट्री नहीं पूछी, सिर्फ मुझे बोला छींकें तुम्हें बहुत ज़्यादा आती हैं क्या। और फिर उन्होंने मुझे बोला, 2-3 चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में लिखी। उन्होंने लिखा कि थायराइड भी होने वाला है तुम्हें, तो थायराइड भी है। तो मैंने बोला नहीं स्वामी जी, मेरे को थायराइड नहीं है, मैं अभी 2 दिन पहले ही अपने सारे टेस्ट करवा के आई हूँ और उसमें था कि एकदम नॉर्मल है। तो ही सेड, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये कैंप ख़त्म हो गया तब उन्होंने इस बात का जवाब दिया और कहा कि ये जो लेवल्स हैं कि अब आपको बीपी है, अब आपको बीपी नहीं है, अब आपको डायबिटीज़ है, अब आपको डायबिटीज़ नहीं है, अब आपको थायराइड है, अब आपको थायराइड नहीं है, ये किसने सेट किए। मैंने बोला मेडिकल फ्रेटर्निटी ने सेट किए। तो उन्होंने कहा कि जो सेट किए हुए हैं ये म्यूचुअली वर्ल्ड वाइड डिसाइड हुए हुए हैं कि इन लेवल्स के ऊपर डायबिटीज़ होगा, इनके ऊपर नहीं होगा। तो हमको लगता है कि अभी तो हमें इन लेवल्स के नीचे डायबिटीज़ नहीं है तो हमें नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक्चुअल में डायबिटीज़ नहीं है। वो तुम्हारे ग्लैंड्स, तुम्हारे ऑर्गन्स पहले से ख़राब होने शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे नाड़ी से, नाभि से और उनके डायग्नोसिस से पता लग गया कि अगर तुम्हें अभी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स थायराइड नहीं है तो हो सकता है तुम ये लिख कर ले लो अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगी तो। ठीक है। तब मेरे लिए काफ़ी अलार्मिंग थी और शॉकिंग भी बात थी कि ये कैसे पॉसिबल है, उन्हें कैसे पता मुझे छींक आती है। वो वात पित्त कफ उन्होंने जब एक्सप्लेन करी तो पता चला। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बॉडी की उन्होंने मुझे डायग्नोस करके बताई। तब आपका भरोसा बढ़ जाता है जब आपको प्रूफ मिलता है, जब आपको एविडेंसेस मिलते हैं, जब आपको फैक्ट्स मिलते हैं बैक्ड बाय साइंस एंड स्क्रिप्चर्स। तो जब मैं एक्सपोज हुई उस एनवायरनमेंट से तो डेफिनेटली इट वाज लाइफ चेंजिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू डाइजेशन। सर, स्वामी जी ये कहते हैं एंड आई एम श्योर आपके प्रोफेशन में भी इस बात को आप ज़्यादा अहमियत दोगे कि खाना खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाना पचाना। Would you agree on that? स्वामी जी तो एक कदम और भी आगे जाते हैं। खाना पचाना और मल निकालना ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मल निकलना पेशाब के रास्ते, लेट्रिन के रास्ते, पसीने के रास्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारी भूख भी कम हो जाएगी, प्यास भी कम हो जाएगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पचाने का जहाँ तक सवाल है, खाना तभी सही पचेगा जब हम सही टाइम पे, सही तरीके से और सही मात्रा में भोजन करेंगे। अगर हमारा भोजन का समय गलत है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, या जो भोजन हमारा है उसकी क्वालिटी गलत है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले हैं, तला हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमारी पाचन क्रिया पे बुरा असर डालेंगी। तो इसलिए पाचन क्रिया ठीक रहे उसके लिए भोजन ठीक हो, नियमित समय पे हो, सही मात्रा में हो और उसको ढंग से चबाया जाए। क्योंकि चबाने से सलाइवा उसमें मिक्स होता है, तब वो प्री डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम उसको चबाएंगे नहीं, वैसे ही सटक लेंगे तो पेट में तो दांत है नहीं, तो बिना चबा हुआ खाना जब पेट में जाएगा तो दर्द, गैस सब कुछ करेगा। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हम खाना खाते हैं
तो कई लोग साथ में एक एक घूंट पानी पीते रहते हैं, हम्म, तो पेट में जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो खाने को साथ साथ गला रहा है और जो उसमें बैक्टीरिया वायरस आए उनको मार रहा है। उस प्रोसेस को उसको 40 मिनट के लिए समय चाहिए। हम 40 मिनट से पहले ही पानी पी पी के उस अम्ल को, उस एसिड को नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए फिर हमारे पेट में इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और खाना भी ढंग से नहीं पचता, फिर डकारें आती हैं, पेट फूलता है, गैस बनती है, तो वो सब परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। फिर ये होता है कि भाई हम तो उसी टाइम पानी पीते हैं, तो सही समय पानी पीने का है सुबह उठ के ही आप पानी पीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, और जल्दी जल्दी पियेंगे तो उससे पेट साफ भी होता है। बाकी सारा दिन जो पानी पीना है वो खाने से 20 मिनट पहले पिए, 40 मिनट के बाद पिए और उसके बाद पिए, वो धीरे धीरे पिए, वो तेज़ी से नहीं पीना चाहिए। तो जितना आराम से पानी पियेंगे वो शरीर में एब्जॉर्ब होगा, एकदम से वो पेशाब बन के नहीं निकल जाएगा। तो शरीर में पानी की मात्रा सही रहे, सही समय पे पिए, उससे भी पाचन क्रिया पे अच्छा असर पड़ता है। तो पाचन क्रिया बहुत ज़रूरी है, तभी शरीर को पोषण तत्व उसके मिलेंगे, तभी हमारा शरीर पोषित होगा और हमारी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। आपने बात की खाना खाने की, कैसे खाना है, खाना पचाने की, मगर अगर हम मॉडर्न डे लाइफस्टाइल को देखें तो आप इस बात से अग्री करोगे शायद कि अब होम कुकिंग कम हो गई है, बट द क्रक्स लाइज इन कि हम खा गलत रहे हैं, क्योंकि अब द अमाउंट ऑफ जंक दैट सिटी लाइफ पीपल आर टेकिंग, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो खाने के कई सारे गुण होते हैं। एक तो उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए, नहीं तो जो हम खा रहे हैं वो बेकार है। दूसरा वो साफ़ सफाई से बना हुआ हो, नहीं तो उसमें इन्फेक्शंस होंगे। और तीसरा उसमें भावनाएं सही होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, जो खाना हम बाहर से लाते हैं उसमें तीनों चीज़ें ही कम हैं। उसमें पौष्टिकता भी कम है क्योंकि पता नहीं कब का बना हुआ है, कितने उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, और जब वो ऐसे होता है तो उसकी पौष्टिकता तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। दूसरा, उसमें सफाई कितनी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। घर पे जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें ज़रा सा भी तिनका नहीं आने देंगे, ज़रा कहीं गला हुआ होगा उसको निकाल के फेंक देंगे। तीसरा, जो घर में खाना बन रहा है, माँ या बहन अगर खाना बना रही है तो घर के व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए कि इसको नमक थोड़ा सा हल्का अच्छा लगता है, मिर्च वो हरी पसंद करता है, और ये सब्ज़ी इसको ज़्यादा अच्छी लगती है, ये सारी भावनाओं के साथ खाना बनाया जाता है। तो उस खाने में मिठास भी होती है, स्वाद भी होता है, और वो खाना बहुत अच्छा लगता है और उससे पूरा फ़ायदा होता है। लेकिन जब ये चीज़ें हमें बाहर के खाने में नहीं मिलेंगी तो हम केवल अपना पेट भरेंगे, वो खाना हमारे को कितना फ़ायदा करेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर उस खाने में भावनाएं अच्छी छोड़ो, अगर बुरी आ गई तो वो हमारा बीमारी लगा देंगी, हमारा मन ख़राब कर देंगी, और इसके ऊपर कई सारे उदाहरण भी हैं। तो उसमें यही है कि अब आप होटल के एक एम्प्लॉय को देखिए, वो मालिक को बुरा भला कहता जा रहा है कि मुझे छुट्टी नहीं देता, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाता, और एक एक मसाला डालता जा रहा है। जब तक वो खाना तैयार होगा उसमें सारी उसमें गुस्से की भावनाएं होंगी, तो वो खाना खा के तो पेट ख़राब होना ही है। इन्फेक्शन तो बाद में होगा, उस खाने से पहले ही आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो यही फ़र्क है। और आप इसके और एक कदम आगे जाइए, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बनता है, वही हलवा आप घर पे बना लो, वही इंग्रेडिएंट्स डाल लो, नहीं स्वाद आएगा। तो ये भावनाओं का खेल है। शुद्धताई, भावना और पौष्टिकता, ये तीनों चीज़ें इस ऑर्डर में चाहिए, तब खाना अच्छा बनता है और वही हमारे लिए अच्छा भोजन है। तो जहाँ तक सवाल है कि हम मजबूरी हालत में बाहर का खाना खा रहे हैं तो ठीक है, कुछ समय तक आप खाते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जो शौक़ की वजह से बाहर खा रहे हैं वो तो अपना ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। जिन लोगों को घर का भोजन मिल सकता है, बेशक से उनको लगे कि बाहर बहुत चटपटा और बहुत रंगीला खाना होता है, लेकिन अगर जो घर पे उनको सिंपल खाना मिल रहा है उसमें ये तीनों गुण होंगे तो खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनको उसी पे अपना भोजन का कार्यक्रम बनाना चाहिए, बजाय इसके कि बाहर से खाना मंगवाते रहें और खाते रहें या बाहर जाके खाते रहें। ठीक है, मुझे यहाँ पे दो बातें कहनी है। पहला ये कि अभी तक की आपकी सारी कॉन्वर्सेशन के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ या ये समझ आया कि इट ऑल कम्स डाउन टू, all the diseases comes down to basic things: eating the right food, eating the right way, and eating on the right time.
अगर हम ऐसा फॉलो करते हैं तो हम प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी डिजीज़ को लगने से, राइट? यहाँ तक। जी हाँ। दूसरा, चाहे मैं जितनी कॉन्वर्सेशंस कर लूँ आप और मैं बैठकर, ये प्रैक्टिकल तरीका है कि हमारी बात करने से या हमारे बोलने से शायद ऑडियंस बाहर खाना छोड़ नहीं देगी। ये भी मैं इस बात को भी मैं समझती हूँ, मगर शायद ये बात करने से जब भी वो बाहर का खा रहे होंगे तो उनको एटलीस्ट दिमाग में तो आ जाएगा कि नहीं खाना है। एक अवेयरनेस तो आ जाएगी बार बार कॉन्वर्सेशन सुनने से कि खाना नहीं है। तो शायद अगर मैं रोक ना सकूँ किसी को ये सब चीज़ें करने से, शायद कंडीशनिंग में बदलाव आ जाए। इज़ द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड दिस होल कॉन्वर्सेशन। नाउ सर, कैरी ऑन। नहीं, आप उनमें गिल्ट पैदा कर देंगे। जिनको खाना है वो तो खाएंगे, लेकिन हाँ ये है, इतना कर सकते हैं कि जब उस भोजन का सेवन करें तो प्रभु का स्मरण करें, उस भोजन के लिए उसको धन्यवाद करें और अपने मन में अच्छी भावना रखते हुए उसको खाएं, तो उससे उसका कुछ दोष तो कम हो जाएगा। और भोजन देख के खाएं कि भाई जहाँ से खा रहे हैं साफ़ सुथरा है, इतना तो देख ही सकते हैं। और उसको उतना ही सीमित रूप में खाएं जितना कि वो पचा सकते हैं। कि भाई अच्छा है, एक दो पूरियाँ और वो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसा है कि कम मात्रा में खाएं। ठीक है, उनको स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ी भावना अपनी डाल दें, प्रभु का नाम लेके खा लें, तो शायद वो भोजन पच जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कॉन्वर्सेशन को किस तरफ लेके जाऊँ। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, दिमाग काफ़ी थक गया है, थोड़ा रिक्रिएशन का टाइम है। कुछ अपनी मैजिक तो दिखाई जिसके बारे में आप इतने मशहूर हैं। ओह डेफिनेटली सर, यू आर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ होकस पोकस, सो शैल वी? प्लीज़। ओके, लेट्स स्विच। All right, it's magic time, everybody. Dr. Neeraj Jain, welcome on Focus Focus with Anchal. Thank you. Welcome on Magic segment, finally. I'm eager to see what's happening. Oh, same here, sir. I'm eager to show you. Well, even before we begin with the entire act, sir, there are 3 predictions that I've made, and these 3 predictions are lying inside the envelope. And there's no way in the world I can change it. If I have to change it, I'll have to pick them up and change. And these remain in your sight throughout the act. Fair enough? Right. All right, let's do this. So I have this deck of cards, and this is what I call life. I call this deck of cards life. Okay. So uncle, what we're going to do is, मुझे लगता है कि ये deck of cards हमारी ज़िंदगी को represent करता है, और हमारी ज़िंदगी को मैंने 4 भागों में divide किया है। पहला भाग is that हमारा childhood. I want you to take these cards in your hand and shuffle it as much as you want. हमारा पहला भाग है चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड ना हमारी जिंदगी में बहुत उछल कूद लेके आता है। सिमिलरली हम गिरते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, राइट? एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ chaos in our life. I want you to take this first phase right here. Okay. All right. Now the second phase of life is our Jawani. I want you to take these cards and shuffle it as much as you want in whatever capacity as you want. I know you are well familiar with cards. So second phase of life is our Jawani. यहाँ पर भी हम एग्जाम्स में कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, दिल तोड़वाते हैं, and we again have a lot of chaos in this phase of our life. I want you to keep this right here. All right. Okay. Yeah. Now third phase of our life is our adulthood. This has a separate kind of chaos. Like हम पैसे कमाने की भाग दौड़ में हैं, and शादी, बच्चे, एंड अगर जॉब मिल गई है तो ग्रो कैसे करना है, नया घर, नई गाड़ी, सेटल कैसे होना है. दिस इज दैट फेज ऑफ लाइफ. एंड नाउ वी हैव द लास्ट फेज ऑफ लाइफ व्हिच इज क्लोज टू रिटायरमेंट, राइट? एंड दिस फेज ऑफ लाइफ, इसके में हम ज्यादा काम नहीं करते, रिलैक्स करते हैं, मगर शायद इस फेज में हमें ज्यादा बीमारियां भी लगती हैं, सो वो अलग सॉर्ट ऑफ कियोस है. एंड so basically our life is full of chaos. You can again shuffle as much as you want and keep it right there. So this is our life, and I want you to shuffle these 2 heaps. I want you to take and club them together. हमने अपना पहला childhood phase, and oh that's amazing. You're well versed with cards. And हमने अपना पहला चाइल्डहुड फेज और जवानी के फेज को मिला दिया है. आई वांट यू टू शफल अडल्टहुड एंड रिटायरमेंटहुड एज वेल,
and shuffle it as much as you want. I see you have great interest in shuffles Cards. and shuffles. So you do play this in Diwali, I guess, huh? Not in Diwali, other ways, yes. Oh, awesome! Good to see. You can keep it right there. So the entire game is led by you. You have shuffled the cards as much as you want. You have shuffled the two heaps as well. I think हमारी लाइफ में ना बहुत chaos है. हर फेज में अपने टाइप का chaos रहता है. But still there is some sort of order in it. Would you agree? Yes. Yes. That's why we're carrying on. Yes, that's why we are carrying on. So I want you to actual हमें अगर chaos create करना है तो I want you to turn any one life, any one phase, any one heap, turn it upside down, and now you can probably shuffle it and create proper chaos. Like, allow me if I can shuffle it as well. So we are going to shuffle it like this and create a proper chaos, right? Okay. We are going to again shuffle it and create a proper chaos, right? This remains here. Do you remember in the beginning of the conversation मैंने आपको बोला था there are 3 predictions that I've already made and those are lying inside these envelopes. To revise the entire game, you took some cards, shuffled it, and again shuffled all the all the 4 phases of life, and then we have again created pure chaos in our life by shuffling some down. So you can clearly see some of them are like facing up, some of them are facing down, right? Okay. This is it, what the chaos looks like, right? Now this remains here. I want you to take the first envelope and open it and read what's written inside it. There will be 24 cards facing down. Yeah, you can show it to the camera as well. There will be 24 cards facing down. All right. I want you to take this in your hand and start counting one by one. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, let me spread them up for you. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Great. So entire game was led by you, and this is what we have created some order. Like 24 cards right here. This is the first prediction says 24 cards facing up. Now why don't you take the second prediction Okay. and read out loud what does it say? Out of which 17 cards Will be, black. let's check them up. 17 cards will be black. Again, we'll count them here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right. 10, 11, 12, 13, 14. All right. 15, 16, 17. Great. This is what we have again created another order out of the chaos. Why don't you take the third prediction? This one. And again, read out loud for us. And the rest of them will be hearts. Awesome. Let's found out. Right? We'll spread it here and we'll find out. We can spread it here. Okay, all cards will be hearts. Oh, I think this one diamond. अच्छा, One diamond. oh. अच्छा, इतनी गलती तो हो सकती है माफ, right? All right, and this is what we have created so far. Very good. Yeah. All right. Sir, you know what? The biggest mystery of life is that we always assume that things are happening randomly to us. Would you agree with me? Mostly they are, but but- there is a design of the Universe. superpower and Yes. the world. I certainly believe the same. That everything happens for a reason. और अगर हम अपने अध्यात्म में भी जाएं तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए प्लान करी गई हैं, लिखी गई हैं. Right? Would you agree? To a great extent, but yes, Yeah. our own karma and our Yeah. actions are also there. Yes, certainly. Yes.
And you know what? I have these 3 predictions right here. I have given you 3 envelopes right here, but actually I forgot to give you 1 envelope. Okay. Yeah, and that is right behind your back. If you can turn around and take that envelope out of that box. Awesome. Okay. And it's the 4th envelope, and read out loud for us that what does it say. You can come right here. So, except the 5 of hearts. Great. So all the cards are hearts except for the 5 of diamonds. Amazing. So all the cards are hearts except for the 5 of diamonds. Which you already had predicted. Yes, which I already had predicted. And now, if we say these predictions, like the first one says 24, right? It says there will be 24 cards facing down. Yeah, we can see right here. And the second one says there will be, out of which 17 cards will be black, right? And this one actually says that except for 5 of diamonds. You know what? We have created so much chaos in this entire life, in this deck, but still we were able to create some order out of this entire game that we played. Do you think this is somewhere relevant to you? Would you observe these numbers? Do you think this is somewhere relevant to you? This says 17, 5, and 24. Doesn't fit into my Okay. life book anywhere. Okay. My date of birth, date of marriage. Okay. But what's the date for today? Okay. Okay. 17th 17th of May and 24. So Very nice. this is what we've created. Amazing. So this is the day that we're actually shooting this podcast, and Triple magic. triple magic. Glad you liked it. Thank you so much. एक जब आपने भोजन की बात की तो हम IBS की बात भी कर सकते हैं. जी हाँ. आपने प्रभु की बात करी तो हम स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं. जी हाँ. बट फिलहाल के लिए कीपिंग इट गट अलाइंड कॉन्वर्सेशन, IBS क्या होता है सर? IBS का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. तो इंटेस्टाइन जो है इरिटेट हो जाती हैं. अब सिंड्रोम मतलब कोई बीमारी तो है नहीं, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स. तो उन सिम्टम्स में होता है कि या तो पेट जल्दी जल्दी चलने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, या कब्ज़ हो जाएगा, पेट में गैस हो जाएगी, दर्द हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के तहत आती हैं. इसमें कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है. तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अब हम सोचें इरिटेट क्यों हो रहा है. अब इरिटेशन किसी खाने की चीज़ से हो सकता है. तो कई सारी चीज़ें खाने में ऐसी होती हैं जो इंटेस्टाइन को इरिटेट करती हैं, और इसमें तेज़ मिर्च मसाले भी आ गया. अगर आपको मिल्क टॉलरेट नहीं हो रहा तो लैक्टोज भी आ गया. गेहूँ टॉलरेट नहीं हो रहा तो ग्लूटेन भी आ गया. इनसे आगे फिर मैल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है. लेकिन उससे ज़्यादा ये है मन. अगर आपका मन अप्रसन्न है तो आप वैसे इरिटेटेड हैं. जब आप इरिटेटेड हैं तो इंटेस्टाइन भी इरिटेट होंगे. पुरानी कहावत है, मात भारी तो आत भारी. मात कहते हैं माइंड को, आत कहते हैं इंटेस्टाइन को. तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसी का एक उदाहरण है कि मात भारी तो आत भारी और आत भारी तो मात भारी. तो अगर आत डिस्टर्ब होगी तब दिमाग ख़राब हो जाएगा, और दिमाग ख़राब है तो आत तो ख़राब हो ही जाएगी. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और शांत मन से ही भोजन करें. गुस्से में, दुखी होने में भोजन करना अच्छी बात नहीं है. बहुत देर से अगर समय निकल गया है, भोजन ना करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम रात के 12 बजे घर पहुँचे हैं, जो कि हम 9 बजे खाते थे, अब हम 12 बजे खाना खा रहे हैं. क्योंकि खाने को पचाने की प्रक्रिया में भी 12-14 घंटे लगते हैं. तो अगर आप जितना देर से खाना खाएंगे उतनी देर से वो पचेगा, फिर आपका अगला दिन भी ख़राब होगा. तो इससे अच्छा ये है कि आप सीमित मात्रा में कुछ खा के उठ जाएँ, पूरा भोजन ना करें. तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अब इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आ रखी हैं. कुछ ऐसी दवाइयाँ जो इंटेस्टाइन के स्पैज़म को कम करती हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करती हैं या बढ़ाती हैं. तो वो सब दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा काम करती हैं. लेकिन जहाँ आपने मन से इसका इलाज करना शुरू करा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. ओके. हाँ. नाउ 2 क्वेश्चंस. अगर एक आप मेडिकल प्रोफेशनल, प्योरली मेडिकल साइंस जो आपने अभी तक पढ़ी थी, उसके मुताबिक अगर आप आंसर करते एक IBS वाले पेशेंट को, तो आप उन्हें
दवाइयों से ट्रीट करते, मगर क्योंकि अब आपने नाभि चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी पढ़ा है, अब आप एक बैलेंस लेकर चल रहे हो, तो अब अगर आपको IBS वाले पेशेंट्स आते हैं तो आप उनके साथ कैसे ट्रीट करते हो, आप उन्हें क्या बोलते हो? ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले तो भोजन के संदर्भ में बताना पड़ता है, पानी के संदर्भ में बताना पड़ता है, और उनको सिलेक्टेड भोजन खाना चाहिए। जो चीज़ें उनको नुकसान कर रही हैं उन्हें पता करेंगी वो नहीं खानी चाहिए। जब हम नाभि को देखते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज़ की नाभि दाएं बाएं दर्द करती है, उसमें पल्सेशन होगा, हार्डनेस होगी, तो उसको मैनिपुलेशन से ट्रीट करके उसको कम करते हैं और उसको सिखा भी देते हैं कि इसको कैसे कम करना है। जब हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस से गट अफेक्ट हो सकता है, तो ये सुनने में बहुत सिंपल सी बात है, मगर ये बहुत डीप बात है एट द सेम टाइम। कैसे? क्योंकि हमारी डेली लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। हम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे बहुत कॉमन चीज़ है। द ऑफन टाइम्स हाउ वी यूज़ स्ट्रेस एज अ वर्ड, वो बहुत कॉमन है। मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस जनरेशन में, मेरे मम्मा पापा की जनरेशन में, वर्क को रिलेटेड इतनी इन्वायरमेंट या फिर इतनी टॉक्सिसिटी या फिर इसे कह लो कि एम्बिशियसनेस टुवर्ड्स वर्क जो अब है ज़्यादा इन आवर जनरेशन ऑल्सो, इन मी ऑल्सो, इन द कमिंग जनरेशन ऑल्सो, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इट रियली सरप्राइजेज़ मी, मुझे बहुत हैरानी होती है जानकर कि हमारा स्ट्रेस भी हमारे गट को इंड्यूस करता है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसके लिए कुछ लोगों ने तो यहाँ तक रिसर्च करी है कि गट बैक्टीरिया भी वो भी IBS क्रिएट कर सकता है। तो इट इज़ अ टोटल लाइफ स्टाइल कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे बैक्टीरिया खा रहे हैं, कितनी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, उनसे भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है। आप कितने एम्बिशियस हैं, कितने एग्रेसिव हैं, उससे भी IBS हो रहा है। तो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एम्बिशन एंड आवर हेल्थ। तो जो पहले इतना ज़्यादा एम्बिशियस लोग नहीं थे, अब हैं, तो कोई बुराई नहीं है। इंसान को तरक्की करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बैलेंस भी इस्टेब्लिश करना चाहिए कि आज मैंने इतनी मेहनत करी है, नाउ आई डिज़र्व सम रेस्ट, सम गेम्स, सम प्ले, तो वो सब होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर कोई स्ट्राइक कर ले बैलेंस, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है। और जो वर्क हॉर्स की तरह से लगा रहेगा, ही विल बर्न आउट वेरी फास्ट। तो लंबी दौड़ का घोड़ा वही है जो बीच बीच में रेस्ट भी कर ले और फिर दौड़ लगा ले, तभी उसकी दौड़ पूरी होगी। मैंने 5 AM क्लब बुक में एक कोट पढ़ा था कि रेस्ट एंड रिकवरीज आर नॉट लग्जरी फॉर एन एम्बिशियस पर्सन, इट्स अ नेसेसिटी। इट इज़ ए नेसेसिटी। और एक और चीज़ है जो आजकल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो बहुत खतरा पैदा करती है कि ओवर जीलस और ओवर एम्बिशियस होने की वजह से वो कम सोते हैं। नाउ इट कम्स टू द स्लीप पार्ट। चाय और कॉफ़ी लेके अपनी नींद को मार रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्लीप विच इज़ नोन एज स्लीप डेप्रीवेशन। एंड स्लीप डेप्रीवेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सीरियस इलनेस। Really? इससे हार्ट अटैक हो जाएंगे, इससे ब्लड प्रेशर होगा, इससे एसिडिटी होगी, इससे अल्सर्स होंगे, इससे इंडाइजेशन होगा, इससे वेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल विद स्लीप डेप्रीवेशन। स्लीप से वेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इट इज़ अ वेरी मेजर कॉज फॉर डिजीज। सो स्लीप डेप्रीवेशन कैसे होता है? आपको दिन में 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए। अब 24 में से किसी को बोला 8 घंटे, फिर मैं बाकी के टाइम करूँगा क्या? मतलब मेरे पास तो समय नहीं बच रहा है, तो आई कांट अफोर्ड दैट मच। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मोदी जी का एग्जांपल ले लें, ये लोग 4 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर ये लोग योगिक हेल्प लेते हैं। योग में आसन भी हैं और ध्यान की प्रक्रिया भी है। मेडिटेशन करके अगर ये 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं तो 4 घंटे की नींद ले लेते हैं लोग। तो दे इन्वेस्ट देयर टाइम एंड देन दे गेन टाइम। तो अगर हम वो करना सीख लें तो भी हम अपनी नींद के ऊपर कुछ नियंत्रण पा सकते हैं कि हमारा कम नींद से काम चल जाए। लेकिन अगर हम वो सब नहीं कर रहे हैं और केवल ज़बरदस्ती जाग रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी के, कुछ लोग तो ड्रग्स पे भी आ जाते हैं, तो वो तो बीमारी को बुलावा देने वाली बात है।
और छोटी मोटी बीमारी नहीं, सीरियस बीमारी, और उसमें बर्नआउट बहुत तेज़ी से होगा। वन में एंड अप इन द हॉस्पिटल। जितने मंसूबे हैं, जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी उम्मीदें हैं, सब धरी की धरी रह जाएंगी, काम पूरा नहीं होगा। इसलिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी अंडररेटेड पार्ट ऑफ गट हेल्थ है, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा, बट डेफिनेटली आपने बताया कि किस लेवल तक इट अफेक्ट्स, एंड इट इज़ अगेन सरप्राइजिंग टू मी. I really want to talk about alcohol. How does it affect your gut? अल्कोहल इज़ अ स्पिरिट। अगर कहीं पे भी हम डालेंगे नरम जगह पे तो वहाँ पर जलन महसूस होगी। जीभ पे, गाल के अंदर, पेट की खाल तो बहुत ही नरम होती है, तो वहाँ जाके उसको जलाएगी। तो अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो खाल जल जल के मोटी हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। ओके. उससे में फिर कई बार अल्सर्स भी बन जाते हैं। तो ये तो इमीडिएट लोकल इफ़ेक्ट है अल्कोहल का। लेकिन जो अल्कोहल एब्जॉर्ब हो गई वो फिर लिवर को डैमेज करेगी, कि एक मात्रा है कि इतना अल्कोहल लिवर डिटॉक्सीफाई कर सकता है अगर वो हेल्दी लिवर है। अगर वो हेल्दी लिवर नहीं है, उसके साथ बीमारियां जुड़ी हुई हैं और भी दवाइयां खा रहा है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल उसको नुकसान कर जाएगी। प्राय ये देखा गया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं खूब अल्कोहल पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन उन लोगों की अगर लाइफस्टाइल देखें तो बहुत मेहनत कश इंसान होते हैं। वो इतना पसीना रोज़ निकाल लेते हैं कि वो सारा अल्कोहल जो पी रहे हैं वो एज एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, तो लिवर तक तो पहुंचता ही नहीं है वो। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी कोई एक्सरसाइज नहीं करता है। और अगर मुझे एग्जांपल देना पड़े तो मैं एक आर्मी सोल्जर का दूंगा जो 30-40 किलोग्राम्स का अपना बैकपैक लेके 20 किलोमीटर्स की मार्च करके आ रहा है। तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल ले लेगा, अगले दिन सवेरे दिखेगी भी नहीं अल्कोहल कहाँ गई। लेकिन हाँ, एक इंसान जो कि बिल्कुल आराम परस्त है, काउच पोटैटो है, उसको हिलना नहीं है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, एक ड्रिंक के बाद दूसरी ड्रिंक लेनी है, उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो लिवर को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और आजकल मॉडर्न डेज में, बाकी काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि लिवर सिरोसिस अच्छा, अल्कोहल पीने से काफ़ी लोगों को हो रहा है। क्या होता है लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस में अल्कोहल डैमेज की वजह से लिवर हार्ड होके, फाइब्रोस होके बिल्कुल नष्ट हो जाता है। उसके अंदर जान ही नहीं बचती है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। जब वो हार्ड हो जाता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, तो फिर बैक प्रेशर से पेट में पानी भर जाता है। क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर रहा तो आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं, पीलिया हो जाता है। बैक प्रेशर की वजह से स्प्लीन बढ़ जाती है, तो खून के कतरे सब कम होने शुरू हो जाते हैं। उसको एनीमिया हो जाएगा, उसको प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। फिर उसका एक और फंक्शन होता है लिवर का कि कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाने हैं, तो ब्लड क्लॉट नहीं करता, फिर उस जगह जगह ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग हो रही है, खून बन नहीं रहा है, और पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है। फिर एक और चीज़, प्रोटीन्स की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि लिवर प्रोटीन जनरेट नहीं करता। जब प्रोटीन जनरेट नहीं करता तो शरीर अपना पानी ब्लड में से छोड़ के टिश्यूज़ में भर देता है, तो पैरों में, हाथों में, चेहरे पे, पेट में, सब जगह पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे में प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है। इसका सबसे पहला इलाज तो ये है कि शराब को बंद किया जाए, तब लिवर ठीक होना शुरू होगा। लेकिन इसमें सभी चीज़ों की कमी हो जाती है, कोएगुलेशन फैक्टर्स की, प्रोटीन्स की, जनरल न्यूट्रिशन की, मसल वीकनेस हो जाती है। और फिर इसका इफ़ेक्ट फिर ब्रेन पे आता है, बोन मैरो पे आता है कि ब्लड बनना बंद हो जाता है। ब्रेन का डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो उसको मेमोरी लॉस होगा। बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया तो उसको फिट्स भी पड़ सकते हैं। और उसके ब्रेन सेंटर्स अगर डैमेज हो जाएं जो ब्रेन स्टेम में होते हैं, उसकी सांस रुक सकती है, उसकी हार्ट बीट रुक सकती है। तो डैमेज की कोई लिमिट नहीं है। अल्कोहल कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग। सो उस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते होंगे, लेकिन जो पहुंच रहे हैं वो अपने लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अल्कोहल को तो जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि कोई कहे जी इतनी मात्रा ठीक है, इतनी मात्रा ठीक है, अगर वो पीना शुरू कर देगा फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इससे दूर रहना ही अच्छा रहता है। बट हमारे जैसे इंडिया में हम चाय के साथ गपशप करते हैं ना। चाय इज़ नॉट अ जस्ट अ ड्रिंक, इट्स एन इमोशन फॉर अस। हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, शाम को आ जाओ चाय पीने, इट्स लाइक कि आ जाओ बात करने। सिमिलरली व्हेन आई वेंट टू यूरोप एंड व्हेन आई ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, मैंने ऑब्जर्व किया उनकी ये चर्चा ओवर बियर होती है।
एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन हम बहुत अलग हैं. आई एम श्योर चाय के भी अपने इफ़ेक्ट्स होंगे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. बट एज अ सोसाइटी यूरोप अगर हम देखें, वहाँ पे हर कोई बहुत नॉर्मली बियर के ग्लासेस पी रहा है, बाहर बैठ के कैफ़ेज़ में एक साथ. मतलब अगर आप बाहर जाओ और आप बोलो कि आप नहीं पीते हो, तो दे कम एंड आस्क यू इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू. व्हाट्स द रीज़न? उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे पूछते हैं जैसे लोगों से, आप चाय क्यों नहीं पीते हो, वैसे ही वो वहाँ पे पूछते हैं बियर क्यों नहीं पीते हो. विच इज़, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अफेक्ट करने वाले यूरोप की पूरी सिविलाइजेशन को, या फिर हो भी रही है वहाँ की मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए? मैं जितने समय इंग्लैंड में रहा, मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले जो क्रिसमस पे भी वाइन नहीं पीते थे. ऐसे तो मैं भी पंजाबी होके नहीं खाती पीती, तो हमें बोला जाता है कि आप कलंक तो हो. बियर ना पीने वाले, विस्की ना पीने वाले इंग्लैंड में बहुत सारे हैं. और ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं, जो बहुत पीते हैं. मतलब 8 मग बियर के, एक एक पैक विस्की का डाल के पीने वाले हमारे पास मरीज आते थे वहाँ पे. लेकिन ऐसा नहीं कि वो बच जाते थे, उन सबका लिवर ख़राब होता है. ठीक है, वो बहुत मेहनत करते थे. जिस एरिया में मैंने काम करा वहाँ पर माइंस में लोग, उस टाइम माइंस थी, धीरे धीरे सब बंद हो गई, तो माइंस में जाते थे, विच इज़ वेरी हार्ड वर्क. तो वो आके इतने थक जाते थे, तो वो लोग इतना पी लेते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनके भी लिवर सबके ख़राब हुए. जब लिवर ख़राब हो जाता है तो उसका इलाज क्या है फिर तो ये है कि जितनी आग लग चुकी है उसको बुझा के थोड़ा थोड़ा काम चलाते रहिए. लेकिन लिवर को ट्रांसप्लांट करना ही फिर उसका इलाज रह जाता है. जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट. लिवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखा जाए तो लिवर में 250 फैक्ट्रीज हैं. ओके. अगर 250 फैक्ट्रीज मिला के एक बहुत बड़ा एरिया चलाया जाए तो वो सारा लिवर का काम कर रहा है. और वो फैक्ट्रीज क्या काम कर रही हैं? वो एक तो खाने को पचा रही हैं, सब्सटेंसेस बना रही हैं कोएगुलेशन के लिए. बट वो तो इंटेस्टाइन का काम है ना. इंटेस्टाइन सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है. अच्छा. एब्जॉर्ब करके सारा फूड लिवर में जा रहा है. न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने. बस सारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री लिवर में है. तो लिवर में 250 फंक्शंस का तो पता है कि इतने फंक्शंस होते हैं. प्रोटीन जेनेसिस वहाँ पर होती है, ब्लड बनाता है, अमोनिया गैस ना बढ़ जाए बॉडी में, तो जो भी इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिवर में जाके उसका यूरिया बनता है. तो लिवर बहुत सारे काम कर रहा है, एक काम नहीं है. वो सारे फंक्शन धीरे धीरे बंद हो जाते हैं. फिर अमोनिया गैस सिर को चढ़ती है, इंसान बेहोश होने लगता है. ब्लड कोएगुलेट नहीं होता क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं है, तो ब्लीडिंग हो जाती है. लिवर हार्ड हो गया, बैक प्रेशर से जगह जगह ब्लीडिंग हो जाती है, नसें फूल जाती हैं. तो एक चीज़ नहीं है, लिवर बहुत सारे काम कर रहा है. तो इसको मैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो हार्ट के ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर का तो इम्पोर्टेंस दूंगा ही. ठीक है, हार्ट का पंप बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन लिवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको संभाल के रखना, इसको सही तरीके से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए लिवर को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स कम बैक टू चाय. चाय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चाय पी ली तो उससे भी नुकसान हो जाएगा. अभी रिसेंटली भी ICMR की रिसर्च आई थी कि चाय में जो टेनिन होता है, वो टेनिन एक ऐसा केमिकल है जो अगर हम चाय के गरारे करें तो गले में अगर खराश हो रही होती है तो उस टेनिन उस खराश को ख़त्म करती है, उस पर एक तरह से कोटिंग कर देती है कि वो खराश धीरे धीरे ख़त्म हो जाए. तो वो टेनिन जो है वो पेट में जाके भी यही काम करेगा, अच्छे खासे पेट को भी ख़राब करेगा. तो एक तो टेनिन उसके अंदर होता है, दूसरा उसमें थियोफाइलिन होता है चाय में. थियोफाइलिन अस्थमा की दवाई है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सांस अच्छी लगे और सिर दर्द कम हो जाए, लेकिन अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो पेट में गैस्ट्राइटिस करेगी. इसलिए होता भी है कुछ लोगों को. होता भी है. तो चाय भी सीमित मात्रा में ली जानी चाहिए और उसको पका के नहीं बनाना चाहिए. या तो डिप वाली चाय हो या सिंगल बॉयल टी हो. तो सिंगल बॉयल में पानी उबला, पत्ती डाली, गैस बंद कर दी, तो वो चाय है. और उसको भी बहुत देर तक नहीं रख के जल्दी छान लिया. तो जितना कम अंश पत्ती का पानी में आए वो चाय सेफ़ है. डिप वाली चाय हो सकता है आप 2 की जगह 4 भी पी लो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि चाय 2 से ज़्यादा नहीं पीनी है. फिर चाय में कुछ लोग 2-2 3-3 चम्मच चीनी भी डालते हैं, वो भी नुकसान करेगी, क्योंकि चाय से गैस्ट्राइटिस हो रही है, चीनी से और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होगी. तो चीनी उसमें कम डालें. तो चाय पे चर्चा ज़रूर है, करनी चाहिए, लेकिन कम चाय कम चर्चा.
एंड लेट्स डिस्कस शुगर. आपने बोला चीनी डालते हैं. चीनी 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 एक ऐसी चीज़ है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनी. जब इंसान ज़मीन पर आए तो कोई फैक्ट्रीज नहीं थी चीनी की. उसको नेचुरल फ्रूट्स मिलते थे. तो नेचुरल शुगर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं. और उससे एक कदम आगे बढ़ के अगर गुड़ बना लिया इंसान ने, वो भी बुरा नहीं है. उसमें आयरन बहुत होता है, तो अच्छी चीज़ है. लेकिन चीनी जो कि रिफाइंड शुगर है, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझते हैं उसको हम, क्योंकि उसको सेवन करने से जगह जगह आपके रेडनेस हो जाएगी. नाक में, गले में, पेट की थैली में, सब जगह जहाँ भी आपकी म्यूकस लाइनिंग है वहाँ सब जगह रेडनेस आ जाएगी. और इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, तो उसकी वजह से इचिंग हो सकती है. लेडीज़ को लिकोरिया हो सकता है. इट कैन कॉज एनी वेयर रेडनेस इन द म्यूकोसा. तो जहाँ जहाँ म्यूकस लाइनिंग है, अगर बहुत ज़्यादा चीनी खा रहा है तो सब जगह प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए ज़रूरी है कि चीनी हम सीमित मात्रा में खाएं. मीठा खाना है तो चीनी ना खा के गुड़ है, शक्कर है, खांड है, उस रूप में खा लें. बट रिफाइंड शुगर इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. तो अब लोगों की कंजम्पशन चीनी की, अगर 4 चाय पी रहे हैं उसमें 2-2 3-3 चम्मच डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. फिर स्वीट्स भी खा रहे हैं, फिर दूध में भी चीनी, फिर मैंगो शेक, मिल्क शेक बना रहे हैं उसमें भी चीनी, रूह अफ़ज़ा में भी चीनी. तो चीनी की मात्रा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो सबको कंट्रोल करके रखना है कि चीनी हम कम लें, ना लें तो और भी अच्छा है. चीनी पे हमने इतनी सारी बात की, बट मुझे पता है कि कुछ लिसनर्स जो ये सुन रहे होंगे उनका ये टेक होगा कि हाँ, सुनना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है. तो दो मैं शुगर क्रेविंग पर्सन नहीं हूँ. मेरा भी अब जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस आ रहे हैं, मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ. एटलीस्ट फर्स्ट 14 डेज़ जब मैंने शुगर हटाई तो आई ऑब्ज़र्व्ड कि मैं बहुत इरिटेशन में आ गई हूँ, बहुत इरिटेबल हो गई हूँ. एंड मैं छोटी सी बात पे भी इरिटेट हो गई. ये लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे. एंड आई न्यू कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं. एंड आई वाज वोकल अबाउट दीज थिंग्स टू माई ट्रेनर कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. तो उसका ये फेज़ है, ये पार हो जाएगा एक बार. एंड देन 15 डेज़ के बाद ये पार हुआ. उसके बाद फिर एक फ़ेज़ आया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे मीठा चाहिए, आई एम क्रेविंग. तो ये कहने के लिए शायद सुनने के लिए आसान लग रहा है और करने के लिए मुश्किल है, मगर वंस यू आर एबल टू डू इट देन यू रियलाइज़ कि आपकी शुगर क्रेविंग्स कितनी कट डाउन हो जाती है. एंड अभी रिसेंटली आई फिनिश माई 45 डे शुगर चैलेंज. उसके बाद जब मैंने मीठा खाया तो ऐसा मुझे लगा कि मैं ए रो दूँगी, एंड बी मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो पहले आया था. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू द ऑडियंस कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ विल पावर. इट इज़. एंड और ये भी बात मैंने रियलाइज़ की कि आपकी विल पावर इज़ लाइक बैटरी. आपको उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है. एंड वो आप कुछ जगह पे ही लगा सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. सारी जगह पे नहीं लगा सकते. बहुत मुश्किल है. कुछ लोगों का जैसे हैबिट होती है खाने साथ पानी पीते हैं, तो पेट उनको लगेगा ठीक है, भूख अच्छी लग रही है, कभी कभी बहुत ज़ोर से लग रही है, तो वो पानी की वजह से कई बार वॉर्म्स हो जाते हैं. और वॉर्म्स का एक मेजर सिम्टम है क्रेविंग फॉर शुगर इन एक्सेस. दूसरा तो ठीक है, वंस यू आर यूज्ड टू इट यू गेट एडिक्टेड एंड यू नीड हाई शुगर लेवल्स. तो दैट इज़ वन थिंग. वो जब शुगर लेवल्स डाउन होते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं. बिसाइड्स दैट, जब वो चीज़ नहीं है लेकिन सिर्फ आपकी क्रेविंग फॉर शुगर है, तो उसमें ये देखा गया कि अगर कीड़े की दवाई डीवॉर्मिंग कर लें तो उससे भी सडनली 3-4 दिन के बाद लगता है कि अब इतनी शुगर की डिमांड नहीं है. तो कैसे पता चलेगा कि हमें कीड़े ही हैं या फिर सिर्फ अगर हमारी बाहर खाना खाने की आदत बहुत ज़्यादा है, अगर हम खाने के साथ पानी पीते हैं, तो 90% प्लस चांसेस ये हैं कि वॉर्म्स होंगे. उसका एक और भी सिम्टम होता है कि आपको अक्सर भूख रात को भी लगेगी. यू हैव टू गेट अप से 1 o'clock 2 o'clock. तो नाइट स्नैकिंग होती है उसमें, रात को उठ के खाना खाते हैं. या आपने खाना खा लिया, घंटे के बाद आपको फिर भूख लग रही है. फिर कभी कभी पेट में दर्द होता है. आप सोचते हैं सब कुछ ठीक ठाक था, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो वॉर्म्स की वजह से होता है. खाना खाते हैं ठीक हो जाता है. तो ये अगर एडिशनल सिम्टम्स हैं along with sugar craving, then you can take deworming tablets and that will make your life easier to give up sugar. तो ये भी होता है कुछ लोगों को पेट में नॉइसेस आती हैं, गुड़ की आवाज़ आती है. तो व्हाट इज़ दैट सिम्टम? इट इज़ नॉट अ सीरियस सिम्टम. और कई बार ये गुड़ की आवाज़ें जो पतले लोग होते हैं उनमें ज़्यादा आती हैं. और या उनका जो फूड है उसमें गैस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो गैस ज़्यादा बनती है. तो वो गैस या तो बेल्च करके निकल जाएगी या फाट में निकल जाएगी. सो दैट इज़ नॉट अ हार्मफुल साउंड.
हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि जब पेट में से आवाज़ आ रही है तो मम्मी कह रही है कि भूख पेट लग खाना रहा मांग रहे हैं। हाँ, खाना मांग रहा है। दैट्स वेरी ट्रू कि अंदर चूहे कूद रहे हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन अगर हमारे भोजन में अगर हम टाइम से भोजन कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, तो एक कारण ये हो सकता है जो हम आइटम्स खा रहे हैं वो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं। तो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स एक फोर्ड मैप करके कैटेगरी आती है, फ्रक्टो ओलिगो डेक्स्ट्रोसेकेराइड्स करके एक होता है, तो उनमें गैस ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज दालों से गैस बहुत बनती है। दाल, छोले, राजमा, मटर, फिर उसके साथ साथ फूल गोभी, इवन एप्पल, ब्रोकली, ये सब गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं। तो इनको कट डाउन करने से गैस फॉर्मेशन कम हो जाएगी। एक और होता है कि सीजनल बैक्टीरिया ग्रोथ चेंज होती है, नया सीज़न आया, नए बैक्टीरिया आ गए, बाहर से खाना खाया, कुछ ले आए बैक्टीरिया, दे अपीयर टू बी हार्मलेस, उससे मेरे को डायरिया वॉमिटिंग नहीं होता, बट दे आर गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, सिंपल एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो आपने खा ली तो ब्लोटिंग भी कम हो जाती है, गैस फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। ब्लोटिंग इज मेंट बाय पेट फूलना थ्रू गैस। थ्रू गैस, पेट उसी से फूलेगा। अगर वो उससे नहीं है तो इसका मतलब पेट में पानी भर रहा है, वो तो बहुत ही सीरियस सिम्टम हो जाएगा। तो जो गैस आई निकल गई, पेट पिचक जाएगा, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ गैस। आपने एग्जैक्टली मेरा डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि जब हम मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स की बात करते हैं या फिर जो रिटायरमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें दालें नहीं पचती, हमें राजमा नहीं पचते। एंड आई हैव सीन माई आंटीज टेकिंग तोरी ओनली, वो शिफ्ट हो गए, सिर्फ तोरी खाते हैं क्योंकि इन सब चीज़ें उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि थोड़े टाइम पहले आपको ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो रही थी और अब नहीं होती? ये इसका उत्तर बड़ा अच्छा हमको आयुर्वेद में मिलता है कि जो वात, कफ और पित्त, 3 चीज़ें बताई गई हैं। सारी ज़िंदगी हमारी इन्हीं तीनों के बैलेंस में या इम्बैलेंस में निकल जाती है, और पर्सनालिटी भी इन्हीं तीनों के बैलेंस से बनती है। बचपन में कफ ज़्यादा होता है, तो बच्चों को ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब कॉमन है। नॉट दैट वी हैव टू ट्रीट इट विद एंटीबायोटिक्स एवरी टाइम। तो बचपन में कफ प्रकृति होती है, कफ ज़्यादा बनेगा। ठीक है। जवानी में पित्त प्रकृति होती है, एसिडिक, तो भूख खूब लगती है, खूब खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी खिला दो, तला फला सब खा जाएंगे, लेकिन उसी में उनको अल्सर्स भी होते हैं, एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। फिर ओल्डर एज में वात प्रकृति यानी कि विंड फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम फिर डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो विद एडवांसिंग एज गैस ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स जो हैं वो कम करने से हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए उस एज में आके लोग दालें, छोले, राजमा, मटर ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो कम कर देते हैं, तो हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ एजिंग। बट कैन बी एज राइट, ताकि हमें ये सब चीज़ें भी खा पाएँ और ना बीमार हों? उसके लिए सबसे बढ़िया तो एक्सरसाइज होती है। यू एक्सरसाइज हार्ड इनफ, लॉन्ग इनफ, यू डोंट एज। अभी अभी कुछ दिन पहले अखबार में था दैट जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, लाइक मैराथन रनिंग, लाइक यू डू समटाइम्स, तो वो जो रनिंग है, इट डजंट कॉज एनी हार्म, रादर इट इंक्रीजेज योर लाइफ, इम्प्रूव्स योर हेल्थ। तो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने वाला इंसान है, वो सब कुछ पचा लेगा। वो स्वामी जी कहते हैं मांस, मज्जा, पत्थर, समथिंग सम लाइन के इंसान सब कुछ पचा सकता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आपने काफ़ी सिंपल तरीके से हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझाई हैं, सो थैंक यू ऑन दैट। एंड ऑन द लास्ट नोट, आई रियली वांट टू आस्क यू, व्हाट इज़ योर वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर द ऑडियंस? नहीं, खाओ पियो ऐश करो, ये तो बहुत ज़रूरी है, और ऐश करने में ये ज़रूरी है कि हम रेस्ट एंड रिक्रिएशन ज़रूर करें, खूब हार्ड वर्क करें, एक्सरसाइज करें, और खाना जो है सीमित मात्रा में खाएं। और इफ़ वी आर फॉर्चुनेट एंड लकी कि हमें घर का खाना मिल रहा है, तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। बाहर का खाना तो कभी कभी माहौल बनाने के लिए चले गए, थोड़ा बहुत चक्की आ गए, पेट तो घर पे ही भरना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। आई रियली जेन्युइनली वांट टू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप यहाँ आए, आपने ये खूबसूरत वार्तालाप की हमारे साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली इन्जॉय डूइंग दीज मेडिकल कॉन्वर्सेशंस, एंड सिर्फ डॉक्टर नीरज जैन के साथ नहीं, हमने और भी मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ
बहुत ही इंटरेस्टिंग आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशंस की हैं. अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इन आर डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पर हमने मेडिकल कॉन्वर्सेशंस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या चाहते हैं हम और कौन से गेस्ट और कौन से टॉपिक्स पे बात करें एट होकस फोकस विद आंचल. एंड आई रियली होप दैट यू आर enjoying मैजिक टाइम segment. If you are, then please do like, share, and comment, and share it with somebody who may need it. And do let me know if you are. Also, we have crossed 5,000 subscribers at Hocus Pocus with Anshul, and our next milestone is to achieve 10,000 subscribers. So please support us in the form of subscribes. सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ए इट इज़ फ्री एंड बी हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. होकस फोकस विद आंचल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं तीनों कोशिश करती हूँ टू इंस्पायर यू थ्रू आवर सैटरडे कॉन्वर्सेशंस, टू ब्रिंग एंड अपग्रेड योर नॉलेज थ्रू podcast conversations, and to entertain you through Magic Time segment. I really hope that our channel grows with your connection and your affinity. And I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.